नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी संस्कार वैली एकेडमी के माध्यम से आपको आज हिंदी साहित्य में कृतिका विषय में आपको प्रथम पाठ इस जल प्रलय के बारे में समझाऊंगा। यह पाठ कक्षा 9वीं विषय कक्षा का है। मैं चाहता हूँ कक्षा 9th के सभी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझें और उसके प्रश्नोत्तर को अपने पाठ को समझने के बाद फिर नोटबुक पर सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस जल प्रलय में इस पाठ के लेखक है फणीसर नाथ रेणु। देखिए पाठ लिखा हुआ है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों का समूह आकर पनाह लेता है। अर्थात इन जो लेखक है, लेखक का गांव जो है वह जिस जगह है वहाँ पर कोसी, पनार, महानंदा, गंगा इन नदियों की बाढ़ का पानी बरसात में इकट्ठा हो जाता है। तो इसका गांव ऐसी जगह है जहाँ लोग बाग इन नदियों की बाढ़ के पानी से बचने के लिए इसी गांव में आकर पनाह लेते हैं। आगे लिखा हुआ है, सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाज़ा लगाते हैं। अर्थात मतलब जब बाढ़ आती है तो जानवर भागते हैं यहाँ वहाँ, जहाँ उन्हें सुरक्षित स्थान मिलता है वहाँ उनका समूह बन जाता है। तो लेखक बता रहा है कि जब उस समूह को देखो तो लगता है कि हाँ कितनी भयानक बाढ़ आई होगी। आगे लिखा हुआ है कि पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गाँव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूं और लिखने की बात हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग के कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कथा को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूं। अर्थात लेखक ये कह रहा है कि वह 10 वर्ष की उम्र से ही स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता बन के बाढ़ पीड़ितों के क्षेत्र में काम कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है। वह बोल रहा है तैरना नहीं जानता लेकिन बाढ़ के बारे में जानता है। इसके अलावा उसने कई किताबें, कई कहानियाँ लिखी हैं जो बाढ़ के ऊपर उसकी जो भयानकता है उसको दर्शाती है। जैसे कि उसने कहानी लिखी है जय गंगा 1947 में हुई थी, उसकी लिखी गई थी। डायन कोशी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। अर्थात वो ये कह रहा है कि गांव में रहकर मैं बाढ़ में कभी फंसा नहीं। वह तो पटना शहर में 1967 में जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भूखा, मतलब वो बता रहा है कि उसने बाढ़ में कभी फंसा नहीं, लेकिन एक बार 1967 में पुनपुन नदी का पानी 18 घंटे लगातार बारिश हुई तो उसका पानी में बाढ़ आई और वो बाढ़ का पानी शहर में घुस गया। तो वो सब एक घटना बता रहा है। बताता है कि बाढ़ का पानी उसमें मैंने भूखा है शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए जब इस बार बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अर्थात देखा कह रहा है कि उसने सुविधाओं को एकत्रित कर लिया। भाई बाढ़ का पानी आ गया, ऐसा ना हो बाढ़ कई दिनों तक रही तो वो कहाँ फंस कर रहेंगी। तो उन्होंने वो व्यवस्थाएँ कर ली ताकि कुछ ना कुछ हो उनके पास बाढ़ के दौरान उसका उपयोग करने के लिए। आगे लिखा हुआ है कि जब बाढ़ का पानी बढ़ रहा था, रात भर बाढ़ का पानी बढ़ा तो वो कहता है आगे कि सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया, मतलब डूब गया। तो फिर में सूचना मिली कि गोलधर से जल घिर गया है। यों सूचना बंगला में इस वाक्य में मिली थी, जानो गोलधर डूबे छे, मतलब किसी बंगाली ने कहा होगा जानो गोलधर डूबे छे, तो उसको समझ में आया कि गोलधर डूब गया है, कोई इलाका होगा। आगे लिखा हुआ है कि और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अगले पानी तक आ गया होगा। अर्थात लेखक कॉफ़ी हाउस जाना चाहता था, लेकिन रिक्शे वाले ने कहा भैया कॉफ़ी हाउस में बाढ़ का पानी भर गया है, वहाँ नहीं जा पाएंगे आप। आगे देखते हैं।
चलो पानी कैसे घुस गया वही तो देखना है। लेखक कहता है ठीक है, पानी घुस गया तो घुस गया, हमें तो वही देखने जाना है कि बाढ़ का पानी आया कैसे है। यह कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। ठीक है। साथ में नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरे अनवरत अनगढ़ अर्थात जो मेरी बेडोल टेढ़े मेढ़े बेतुकी अपने आप में कुछ बोलना इस तरीके की बातों से कभी बोर नहीं होते हैं। लिखा है मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और लोग पैदल पानी देखने जा रहे थे। मतलब शहर के लोग जिनको यहाँ बाढ़ नहीं आई है वो बाढ़ देखने जा रहे थे। तो कोई मोटर से जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, कोई मोटरसाइकिल जा रहा था, सभी लोग पानी देखने जा रहे थे और कुछ वहाँ से पानी देखकर लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया। मतलब वो बताता है कि लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे आपस में। क्या कोई कह रहा था कि फ्रेजर रोड पानी आ गया क्या पार कर गया, श्री कृष्णपुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बेरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य जी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, घुस गया, डूब गया, बह गया। इस तरीके से लोग बातें कर रहे थे। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा हुआ पानी की तेज़ से सरकता आ रहा था। मैंने कहा आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। देखिए यहाँ लेखक ने बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। कहीं ना कहीं बाढ़ एक भयानक रूप होती है। जब बाढ़ आती है तो घर, ज़मीन, जायदाद सब ले डूबती है। जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं निश्चित नहीं है, परंतु उनके मरने की आशंका हमेशा रहती है। जो तैरना जानते हैं वो बच जाते हैं, जो तैरना नहीं जानते वो डूब जाते हैं। जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु जो पानी की चपेट में आते हैं डूब जाते हैं। इसलिए बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। आगे लिखा है उसने जब बाढ़ का पानी देखा तो वो कहता है आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, डर गया वो। लेखक कहता है मैंने प्रणाम किया, सब प्रणाम निवेदन से मेरे मुँह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ मैं बहुत कायर डरपोक हूँ। लेखक कहता है मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, डर गया मैं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है कि चलिए ना थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला ए रिक्शा, करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुमय भरे स्वर में कहा लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल में से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाई, सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि सरसरा रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग होते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान में आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरे का आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फटते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़, मुष्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा ई। अब दानापुर डूब रहा था और पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने नहीं आए। अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज पर हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। इसके वक्तत्व से मैं दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पानी की दुकानों के सामने लोग खड़े चुप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो प्रवेश कर सकता है। अर्थात बाढ़ बढ़ती ही जा रही थी। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नज़र नहीं आ रहा था। लेखक कहता है कि हम पानी की बाढ़ की बात से डर गए, लेकिन फिर हमने चेहरे पर एक साधारण स्वभाव बनाया, क्योंकि सब लोग नॉर्मल थे, केवल मैं ही डरा हुआ था। फिर वो आगे कहता है लेखक, पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे।
हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के नीचे के हाँ, 1 मिनट। हाँ, नीचे के सामान ऊपर जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो पर सामान लदे जा रहे थे। मतलब जो निचले इलाकों में क्षेत्र थे, जो पानी में डूबते हुए जा रहे थे, वो तुरंत अपना सामान कोई ट्रक पर, कोई टेम्पो पर, कहीं ना कहीं से अपना सामान जितना बचा सक रहा था बचा कर लेकर भाग रहा था। बाढ़ बड़ा ही बुरा दृश्य होता है। मैं अब आगे पढ़ता हूँ। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदम कद आईने में उतने ही लोग के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नज़र आ रही थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इन बुज़दिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए धनुषकोटि की तरह, पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोलदर के मुंडे पर तासी गड्डी लेकर बैठ जाए, बिस्को मान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को एन इसी मौके पर कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी मॉल, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएँ पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक साथ ही ले लूँ। क्या क्या ले लूँ? इडली चीज़ या एक सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखा देने वाली कोई सचित्र किताब। मतलब लिखा गया, सोच रहा था कि वो कुछ ले ले, ऐसा ना हो 1 हफ्ते के लिए फंस जाए तो कैसे टाइम पास निकलेगा। इसलिए वो सोचता था कोई किताबें ले ले। आगे देखते हैं। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला, अंग्रेजी सिने पत्रिकाएँ लेकर लौटा। मित्र से विदा होते ही पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुध ही लेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर जा पहुंची। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉक की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनि होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आकर अलाप उठता है। सुन मेरे बंधु रे सुन, मोरो मितबा वाह वाय। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहिनीपुर, कंकड़बाग और राजनगर में घुस जाए, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। प्रतिध्वनि सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। मैंने गृह स्वामी से पूछा, गैस का क्या हाल है? बस उसी का डर है, अब ख़त्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने का पता कुछ नहीं चलता, लेकिन अंदाज से 1 या 2 दिन का कोयला है, स्टोव है, मगर किरासन 1 ही बोतल है। फ़िलहाल बहुत है। बाढ़ का यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने का पता नहीं चलता कि कब आदम के। मैंने कहा। सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाया जाने लगा। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज़ इकट्ठा कर लिया था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हुआ, हाँ, पीर मोहानी या सालिमपुरा, अहरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही थी। लगता है 1-1.5 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। प्रिय विद्यार्थियों, बाढ़ अत्यंत गंभीर परिस्थिति होती है। भगवान ना करे कोई बाढ़ में फंसे, परंतु जब बाढ़ का पानी आता है तो जो बाढ़ के पानी में डूब जाता है, नुकसान केवल उसी का होता है। जिसका नुकसान नहीं होता उसे नहीं होता पता कि आखिर बाढ़ ने कितना क्या नुकसान किया है। परंतु जो बाढ़ के किनारे होते हैं लोग वह ना दिन में सो पाते हैं ना रात में सो पाते हैं। वह हमेशा चिंतित रहते हैं कहीं हम फंस ना जाए, कहीं हम फंस ना जाए। लेखक की भी यही स्थिति है। वह रात के 1:30 बज रहा है और बस चिंता कर रहा है कि वह कहीं फंस ना जाए। अब मैं आगे पढ़ता हूँ।
कि सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं, कंपोज की टिकियाँ अभी नहीं, कुछ लिखूँ किंतु क्या लिखूँ, कविता शीर्षक बाढ़ आकुल प्रतीक्षा धत, नींद नहीं स्मृतियाँ आने लगी एक एक कर चलचित्र के बेतरतीब दृश्यों की तरह। 1947 मणिहारी, तब पूर्णिया अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वयं सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे थे। मतलब लेखक याद कर रहा है, अब एक बाढ़ का पानी आना है, 1:30 बज रहा है रात का, लेखक परेशान है। अब वो लेटा हुआ अपने पुराने भी जीवन को याद कर रहा है। वो बताता है कि 1947 में उसके जो गुरुजी थे सतीनाथ भादुड़ी, उसके साथ वो गंगा मैया की बाढ़ से जो पीड़ित क्षेत्र है वहाँ उस जगह पर नाव से जा रहा था। तो वो बता रहा है कि उस समय क्या हुआ, चारों ओर पानी ही पानी था, दूर एक द्वीप जैसा बलूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा वहाँ चलकर जरा चहलक दमी करके टांगें सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने से पहले यह मत भूलना कि तुमसे पहले ही वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे और सचमुच चींटी से लेकर सांप बिच्छू और लोमड़ी सियार तक पनाह लेते हैं। हाथ देखिए, जब बाढ़ का पानी कहीं हो और बीच में कोई टापू हो तो जो बच जाता है वो टापू की ओर जाता है, फिर वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो। और ऐसे में जब कोई नाव वाला व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो लोग उसकी नाव पर टूट पड़ते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ लेखक याद कर रहा है कि 1947 के साथ क्या हुआ था। वह किसी बाढ़ के पानी में गंगा मैया की बाढ़ मतलब लोगों के पास पहुँचा तो उसका भादुड़ी जी उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, वहाँ और भी लोग पनाह ले रहे हैं, तुम नाव से मत उतरना। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाही, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, मतलब पकाही घाव हो जाता है, ठीक है, कि दवा सिलाई की डिबिया केरासिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच जहां हम जाते खाने पीने की चीज़ें से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सिलाई की मांग होती है। 1949 में, अब देखिए वो उसने 1947 के बारे में सोचा, अब वो 1949 के बारे में सोच रहा है। 1949 में उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ गया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक से पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम ही नहीं जाएगा। परमा नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी अर्थात मुशहरों की बस्ती में हम राहत बांटने गए। राहत मतलब सामान। खबर मिली कि वे कई दिनों से मछली और चूहों को झुलसा कर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुँचे तो ढोलक और मजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा एक ऊंची जगह पर मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा टुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। ये सब लेखक की पुरानी यादों की कहानियाँ हैं। यानी वह धानी है पर घर छोड़कर मायके जा रही थी तो उसका घरवाला उसको मना कर राह लौटने लगा। मतलब लेखक कह रहा है कि पुराने ख्यालों में जब वह मंदाकिनी नदी किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक टापू पर लोग जो फंसे हुए हैं वो नाच गाना कर रहे हैं। वह उसी कहानी सुना रहा है। तो लिखा हुआ है कि उसका घरवाला उसको मना कर राह से लौटाने लग गया है। इस बात के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धगड़ गिड़ चौक के चकधुम चौक के चकधुम चकधुम चकधुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांट कर भी ऐसी हंसी उन्हें नहीं दे सकते। शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1940 से, देखिए अब लेखक तीसरी याद में पहुंच गया है। लेखक कहता है कि 1937 में सिमर बनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय वॉल्चर यानी बॉय स्काउट में था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले का पौधा भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे। वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझट जल विहार करने निकले। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली। थोड़ी मारपीट हुई।
और 1967 में जब पुनपुन का पानी, अब लेखक अपनी वास्तविकता पर आया है, बोल रहा है कि 1960 में 67 में 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखी हुई कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव चल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाँवों को फैलाकर बांस की लगी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलबल का, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची ही थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छत पर खड़े लड़कियों ने एक साथ किलकारियाँ, सीटियों, फब्बतियों की वर्षा कर दी और गोलंबर में किसी की आवाज़ की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है तो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणीय संगीत निर्देशक बहुत कुछ कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाते। उन फूड युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल ओंठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर गया, नैया तेरा मंझधार, होशियार काहो राम से यार, पनिया आ रह लो, ऊहू न आ रह लो। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक नहीं आया। लगता है कहीं अटक गया है, अथवा अब लेखक को होश आ गया। रात के वो 1:30 बजे से 2:30 बजे तक बहुत सारे सपने देख लिए। अब 2:30 बज गया है तो वो लेखक कह रहा है कि पानी अभी तक नहीं आया, कहीं शायद अटक गया है, अथवा जहाँ तक आना था आकर रुक गया है, अथवा तथ्य बंध पर लड़ते हुए इंजनों की जीत हो गई है, शायद या कोई देवी चमत्कार हो गया है। लेखक मतलब ये सोच रहा है कि शायद बाढ़ रुक गई है, नहीं तो पानी कहीं ना कहीं भी जाएगा तो किधर से, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉक के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं। कुत्ते रह कर सामूहिक रुदन करते हैं और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और सज्जनों की याद आई जो कल ही पाटलिपुत्र कॉलोनी श्री कृष्णपुरी बैरिंग रोड के अथाह जल में घिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता बाबू, बाबू भैया, इंदिरा जी, पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में हैं वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चौंगा उठाया। बहुत देर कई नंबर डायल करता रहा। उधर भी सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ भी नहीं। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन हुआ कुछ लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखना चाहिए? कुछ भी लिखना संभव नहीं, और क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखा भी जाए? नहीं। फिर स्मृतियों को जगाऊं तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज, देखिए फिर लेखक अपनी यादों में खो गया। कहता है कि पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चकरदाहा गांव के पास छाती भर पानी में एक खड़ी आसन्न प्रसवा हमारी ओर गाय की तरह टुकुर टुकुर करके देख रही थी। नहीं, अब भूली बिसरी याद नहीं, बेहतर है आँख मूंद कर, मतलब देखा, अब मना करता कि अब वो नहीं सोच रहा, बेहतर है आँखें मूंद कर सफ़ेद भेड़ों के झुंड की देखने की चेष्टा करूं। उजले सफ़ेद भेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले भेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आँखें खोलता मूंदता काले को उजला करना चाहता। भेड़ों के झुंड भूरे हो जाते। उजले भेड़ काले, किंतु उजले गेहूँ भेड़। ओई धाको ऐछे गेछे जल, झकझोर कर मुझे जगाया। घड़ी देखी, ठीक 5:30 बज रहे थे, मतलब लेखक सो गया था। सवेरा हो चुका था। आ रहलो है पनिया, पानी आ गलो। ओ राम सिंगार, ओ मोहन रामचंद्र, अरे ओ। आँख मलता हुआ उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुँह के झाग फैल लिए पानी आ रहा है। मतलब लेखक के अब मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। ठीक वैसा ही जैसा शाम को कॉफ़ी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ साथ चलता हुआ किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अथिया साला से और आगे बस्ती की ओर। बच्चे कूद क्यों रहे हैं? नहीं बच्चे नहीं, पानी है।
वहाँ मोड़ है, अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के पास नीचे सेठ की दुकान की बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों की नर्तन। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सख्त बहने लगा है। गोलमपुर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया, आ गया। पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, सोन का पानी नहीं, गंगा जी का है। आ गए लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अभी यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता और एक टैप रिकॉर्डर होता। बाढ़ को बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। हम चारों ओर पानी पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड भीड़ दौड़ रहे हैं, पूरे भीड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टैप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। कलम थी, वही भी चोरी होगी। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। धन्यवाद बच्चों। ये पाठ की मैंने रीडिंग की, समझाया। इस पाठ का सारांश यह है कि जो लेखक है फणेश्वर नाथ रेणु, वह आपको बाढ़ की भयंकरता के बारे में आपको समझाना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि जब बाढ़ का पानी आता है तो मनुष्य कितना परेशान हो जाता है। उसका पूरा जीवन भर का बसाया हुआ घर, मकान, संसार, गृहस्थी सब कुछ तबाह हो जाती है। लोग बाग केवल अपनी जान बचाते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु किसी की चिंता नहीं करती है बाढ़। तो निवेदन है कि इस बाढ़ से कोई सबक लें। अब देखिए इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन प्रश्नों के उत्तरों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन पाठ के प्रश्नों का उत्तर स्वयं हल करेंगे। इसके अलावा अपने संस्कार वाली ऐप पर इस पाठ की PDF फाइल और उसके सॉल्यूशन की फाइल भी डली हुई है। जिसे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते हैं या समझ में नहीं आता है तो वह इस PDF फाइल को डाउनलोड कर ले और प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक पर अवश्य रखें। धन्यवाद।